नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे और फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा कहां है? 12.4.5 को छोड़ो, हम PYQ1 में हैं और PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ाई की और आपने पुराने प्रश्नों को नहीं देखा या आपने अपने आप को जांचने की कोशिश नहीं की कि मेरी तैयारी कैसे चल रही है, तो आपका पढ़ना भी व्यर्थ हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे गए पुराने जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम सीखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे मार्क्स पूरे में पूरे मिले, मतलब 5 में 5, 2 में 2, 1 में 1। 100% मार्क्स कैसे लाने हैं उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं और ब्लूप्रिंट क्या कहता है। यूनिट 3 हम अपने तीसरे यूनिट में हैं जहां पर 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ पे हम चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम चैप्टर 5 में भी पहुँचने वाले हैं। और यहाँ प्रश्न कैसे पूछ रहा है, देखो टोटल 8 मार्क्स ही तो हैं, जिसमें से एक 5 नंबर का पूछेगा और एक 3 नंबर का पूछेगा। ये 3 कुछ भी हो सकता है, ये न्यूमेरिकल हो सकता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, ये जो है MCQ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे जो है मतलब डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। तो इस तरीके से 3 नंबर के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में, लेकिन 5 नंबर के लिए लिमिटेड चैप्टर्स हैं। मतलब चैप्टर के अंदर लिमिटेड टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को पकड़ के 5 नंबर थोड़ी मांग लेगा आपसे। तो अगर हमको ये पता है कि हमारे पास में लिमिटेड टॉपिक्स हैं तो हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे और बहुत अच्छे से हमारा प्रिपरेशन होता चलेगा। सबसे पहले देखो 5 नंबर वाले प्रश्नों में, तो ये 2007 में और उसके बाद में 2020 में पूछा था। मतलब मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल इसको सीरियसली लेना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रिंग है और उस रिंग के लिए जो है हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ पे? इस पॉइंट पे, जिसका नाम हम रख देते हैं P, और उसके बाद में उसको एक्सियल पोजिशन बोलते हैं। तो करंट कैरिंग लूप के एक्सियल पोजिशन में इसको कैसे समझेंगे। यहाँ पर एक रिंग बनाया जिसमें करंट इस तरीके से जा रही है, इसका रेडियस ले लिया, ये रेडियस की वैल्यू हो जाएगी y। इस सेंटर से होके जाने वाली एक लाइन खींची जिसको हम x लेंगे और x पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया P। ये जो पॉइंट P है, इसको जो है जब हम उस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं जहाँ पर हम लोगों ने वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट DL लिया हुआ है, तो यहाँ से अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ लगाना पड़ेगा। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, dB इज इक्वल टू μ0 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करें तो ये वाला एंगल जो थीटा है वो मिलेगा। अब हम इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड dB निकलेगा, इसका ये dB जो है वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल। अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं YZ प्लेन में जो है करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है। वहाँ अगर हम जो है अंगूठा रख के ऐसे उंगलियों को घुमाएं तो हमको P पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आता हुआ dB दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाने की सोच लें तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ पर भी हमको थीटा मिलेगा और यहाँ पर भी हमको थीटा मिलेगा। यहाँ तक की बात समझने के बाद में अब हम क्या कर सकते हैं वो देखिए। ये जो थीटा है, ये जो आइडियल साइन थीटा है, तो ये जो थीटा है इसके लिए देखो यहाँ पर हाइपोटेनस R है, X है और Y है। तो हमारा राइट ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा एंगल थीटा और उसके बाद में यहाँ R, यहाँ x और यहाँ y, और इस तरीके से जो है हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, मतलब y बाई r। और ये वैल्यू यहाँ फीड करते हैं तो हमको dB की वैल्यू क्या मिलती है, dB हमको मिलता है dB इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा I dl साइन थीटा की बजाय हम लोगों ने रखा y बाई r और यहाँ का r स्क्वायर।
अब क्या करेंगे भाई, हमको टोटल रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ इंटीग्रेट करने से हमको यहाँ पर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि भैया वेरिएबल कौन कौन से हैं, वो सब जो है हम अंदर रखेंगे, बाकी सब बाहर निकाल देंगे। तो हमको dB क्या मिलता है, dB इज इक्वल टू, यहाँ देखिए μ0/4π, और यहाँ से हमको मिलता है IDL। dl तो जो है, dl तो वेरिएबल है, तो I, और ये हो जाएगा y, और यहाँ पर हो जाएगा r³, और यहाँ हमको मिल जाता है क्या, dl। अब बताओ dl क्या है, वो उस रिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हम पूरी रिंग इंटीग्रेट कर देंगे तो वो छोटा सा हिस्सा जो है उसका सरकमफेरेंस बन जाएगा। मतलब यहाँ पर dl का इंटीग्रेशन करने से हमको 2π, रेडियस क्या है, y है, तो 2πy मिल जाएगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू μ0/4π, और यहाँ हो जाएगा I y 2πy, और यहाँ डिवाइडेड बाय r³। अब देखो ये y और पाई, इन तीनों को अगर हम इनकी दोस्ती करा दें तो क्या दिखाई देगा, पाई वाई स्क्वायर, और पाई वाई स्क्वायर क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर। इस इंफॉर्मेशन को यहाँ प्लग करते हैं तो b की वैल्यू मिल गई μ0/4π, और यहाँ हो जाएगा 2, ये वाला 2i, और ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई r³। फिर हम क्या देखते हैं भाई, 2, अगर यहाँ पर जो है एक सिंगल टर्न होने की बजाय मल्टीपल टर्न्स हुए तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, n लगा सकते हैं। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर n लगाया तो फिर जो है हमको क्या पता है, NIA, ये क्या है, PM है भाई, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। NIA इज इक्वल टू PM, और ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो यहाँ पर देखो B इज इक्वल टू μ0/4π, और यहाँ हो जाएगा 2PM डिवाइडेड बाई r³। अगर आपको जो है यहाँ पर कोई सिमिलैरिटी नज़र नहीं आ रही है तो मैं आपको सिमिलैरिटी दिखा देता हूँ, और ये है E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ है 2p का 2p डिवाइडेड बाई r³। एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट निकालने के बाद में उसके लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट भी हमेशा डायपोल जैसा बिहेव करता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ने के बाद में जो है ये तो हो गया पूरा हमारा डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन में हमको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्या कोई और डिटेल जो है यहाँ पर पूछा हुआ है, यहाँ पर जो है यही था कि हमको ये डेरिवेशन, तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा b इज इक्वल टू 2k p डिवाइडेड बाई r³, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। आपको 5 में 5 मिलने वाले हैं। कहाँ से, पहला तो आप जो डायग्राम बनाएंगे उसमें जो है आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद में जो है आप जब यहाँ पर डायग्राम बनाने के बाद में बायो-सेवर्ट्स लॉ, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलता है। फिर बचे हुए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो आप बिल्कुल तय करके रखें, और यहाँ जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इस कंपैरिजन के लिए आपको आने वाले क्वेश्चंस में जहाँ आप कमज़ोर दिखेंगे वहाँ पर बोनस पॉइंट ज़रूर मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हम इसी तरीके की सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलने वाले हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये प्रश्न है, डिस्क्राइब द साइक्लोट्रॉन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस। ये जो है 2004 में, फिर 2006 में, फिर 2008 में यहाँ पूछा, फिर देखो
फिर से साइक्लोट्रॉन आ जाता है, 2019 में पूछा, 2006 में पूछा, 2016 में पूछा। मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में है। साइक्लोट्रॉन समझने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो गया साइक्लोट्रॉन का पिक्चर, और हमको देख के लगता है डर, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो चीज़ें समझाऊंगा आप समझते चलेंगे और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम एक साइक्लोट्रॉन देखते हैं, ठीक है। और साइक्लोट्रॉन को जो है आप कुछ इस तरीके से देखने की कोशिश करें। आपने एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर लिया है और एक और सेमी सर्कुलर कंडक्टर लिया है, जिनके फ्लैट हिस्से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब यहाँ ये कंडक्टर्स करते क्या हैं? ये कंडक्टर्स एक्चुअली में जो है एक्सेलरेट करने का काम कर रहे हैं। किसको? जो भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या अल्फा पार्टिकल हो या कुछ भी हो। इसके बाद में हम इसको थोड़ा साइड से देखते हैं। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से देखा। भाई ये जो है इसको 3D में थोड़ा सा इमेजिन कर लो ऐसा, और इसको जो है हम अब साइड से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है साइड से जब हम देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने वेरी स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल रख दिया और यहाँ पर हम लोगों ने वेरी स्ट्रॉन्ग साउथ पोल रख दिया, या उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसके कारण जो है यहाँ पर क्या होगा कि हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर यहाँ इमेजिन करना है तो आप ये इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस एरिया को इस तरीके से क्रॉस करके जा रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कहानी। अब जो है फिर यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसको साइडवेज फोर्स लगता है। इसके लिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल देखा था। यहाँ पर ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, और इस तरीके से हमको साइडवेज मतलब इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से करंट रिवर्स कर देंगे तो हमको नीचे आता हुआ, मतलब इस तरीके से जो है इधर आता हुआ फोर्स दिखाई देगा। और ये फोर्स क्योंकि 90 डिग्री में टर्न हो रहा है, 90 डिग्री में लग रहा है, इसलिए ये फोर्स सिर्फ उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। अब सर्कुलर पाथ की कहानी चलते हैं। भाई अगर सर्कुलर पाथ में फोर्स लग रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है वैल्यू कैसे होगा? तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² डिवाइडेड बाई r, और ये किस यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो qvb के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे q क्या है? चार्ज है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज है। और b क्या है? b है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब ये है, यहाँ से हमको क्या चाहिए? हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए डेरिवेशन क्या होगा? रेडियस, पहले तो ये देखेंगे कि जो जो चीज़ें कटती हैं उसको काटेंगे। यहाँ से v का स्क्वायर और ये v काट देंगे तो हमको मिल जाता है mv डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू qb। हमको r चाहिए, r इधर लाओ, qb उधर लेके जाओ, तो r की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? r की वैल्यू हो जाएगी mv डिवाइडेड बाई qb। ये जो है रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू देख के रखी है mv डिवाइडेड बाई qb, और ये रेडियस हो गया, ठीक है। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो भाई हमको क्या पता है कि वो जो चार्ज है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस r है। अगर जो है हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमको क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम के लिए जो है ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है? ये है 2πr डिवाइडेड बाई v। अच्छा, r के जो है हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा है? r के लिए mv डिवाइडेड बाई qb है, तो ये वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2πmv डिवाइडेड बाई q।
mv डिवाइडेड बाई qb, यहाँ पर हो जाएगा mv डिवाइडेड बाई qb। अब जो है आपको यहाँ 2 पाई r, तो 2 पाई r के बदले में जो है आपने mv बाई qb, और यहाँ पर v तो था ही, तो ये भी और ये भी कट जाएगा, और टाइम पीरियड जो है हो जाएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई qb। यहाँ पर समझने वाली बात इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप किसी भी वेलोसिटी से जो है इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराओगे तो वो अपने हिसाब से, अपने मास, वहाँ पे उसके ऊपर चार्ज कितना है ये, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सिर्फ इन्हीं बातों पे डिपेंड होने के बाद में जो है वहाँ पर घूमेगा, न कि इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी क्या थी। अब ये टाइम पीरियड पता चल गया। टाइम पीरियड पता चल गया तो हमको एक चीज़ और पता है। क्या पता है भैया? हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, और यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि ये हो जाएगा QB डिवाइडेड बाई 2 पाई m, और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। और क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं भाई? और जो है फ्रीक्वेंसी पता चल गया, वेलोसिटी पता है, तो हम जो है हाफ mv² लगा के यहाँ पर इसकी जो है मैक्सिमम एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। तो अगर एनर्जी निकालना है तो E इज इक्वल टू हाफ mv², और यहाँ से v की जो है v के लिए फॉर्मूला क्या है? QVB। ठीक है, QBR, और इस तरीके से जो है हमको हाफ mv² डालने से पूरा का पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में जो है हमसे और क्या चीज़ें पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वर्किंग बताना है। तो वर्किंग में जो है हम ये बोल सकते हैं कि देखो भाई, ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन रख देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गन है, इस इलेक्ट्रॉन गन से जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी के साथ हमें आगे बढ़ता है। ये v वेलोसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के चलते जो है क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और अपने रास्ते में घूम जाता है, और वो सर्कुलर पाथ फॉलो करने लगता है, जिसका रेडियस r निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। तो वो एक स्मॉल रेडियस r लेके जो है घूम रहा होता है, और इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही ये इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद में यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ हम जो है क्या करते हैं, यहाँ हम एक ऑक्सीलेटर लगा देते हैं। यहाँ क्या लगा देते हैं? ऑक्सीलेटर लगा देते हैं। ऑक्सीलेटर क्या करता है? जैसे एसी करंट होता है ना, बार बार उसकी जो है पोलैरिटी चेंज होते जाती है, वो ऑक्सीलेटर वही काम करता है। तो अब क्या होता है कि मान लेते हैं हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो ये इस प्लेट को पॉजिटिव और ये वाली प्लेट को नेगेटिव कर देगा। इसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल होगा और यहाँ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर इस पोजीशन में यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी रेडियस को डिसाइड करता है। तो अब क्या होगा, ये रेडियस बढ़ा के हायर वेलोसिटी के साथ में यहाँ तक पहुँचेगा। अब देखो आगे की कहानी इजी होते जा रही है। जब यहाँ पहुँचेगा तो अब इसके पास में जो है क्या होगा कि ये खाली गैप वाली जगह है ना, और इस गैप वाली जगह में जैसे ही वह यहाँ पहुँचता है तो वो ऑक्सीलेटर इस बार जो है यहाँ पर को नेगेटिव, यहाँ पर को पॉजिटिव बना देगा। जैसे ही ये पॉजिटिव को देखेगा तो अट्रैक्ट होने के लिए एक्सेलरेट होते रह जाएगा, और ये एक्सेलरेशन भाई F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये जो है क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास में है ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है डेवलप हुआ क्योंकि V इज इक्वल टू ई इंटू डी, या फिर बोल सकते हैं E इज इक्वल टू वी बाई डी। और इस तरीके से इस गैप में जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उससे वो एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेशन के कारण अब फिर से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ इसकी एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से कनेक्टेड है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और अब ये फिर से जो है नया सर्कुलर
पाथ नए रेडियस के साथ में यहाँ पहुँचेगा। जैसे ही यहाँ पहुँचता है, ऑक्सीलरेटर ने फिर अपना काम किया, उसने पोलैरिटी चेंज कर दी और इस तरीके से बार बार पोलैरिटी चेंज होने के कारण, एक्सेलरेशन के कारण इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और रेडियस भी बढ़ता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका रेडियस इतना ज़्यादा हो जाएगा जितनी हमको कैलकुलेटेड रिक्वायरमेंट थी और उस जगह में इसको जो है वेलोसिटी सेलेक्टर एक सर्किट लेके इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और जहाँ पर भी इसको जो है ज़रूरत थी, जहाँ पर भी इसको शूट कराना था, वहाँ ये शूट कर देगा। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी चार्ज्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, तब तक जब तक वो डिज़ायर्ड काइनेटिक एनर्जी लेवल तक नहीं पहुंच जाता। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा था जो कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि मैक्सिमम एनर्जी के बारे में भी बात कर रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला डालेंगे और हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये फिर से आपको 5x5 का क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 में 5 नंबर चाहिए। पहला आप डायग्राम बनाओगे, दूसरा जो है आप फॉर्मूला बताओगे, फोर्स इज इक्वल टू QVB, ये जो है QVB साइन थीटा या फिर QVB, ये जो है आप बता रहे हो कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में आप उसको कंपेयर जब कर रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स से, तब आपको तीसरा नंबर मिल गया और आगे का जो भी कैलकुलेशन है और उसका डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको 2 नंबर और मिलेंगे। इस तरीके से आपको रेडियस बताना है, टाइम पीरियड बताना है और फ्रीक्वेंसी बताना है। आप उम्मीद करो कि जो है जो शुरुआत की 2 चीज़ों डायग्राम और ये सारी चीज़ें बताने के बाद में 3 नंबर आपको इन सारी चीज़ों में मिलेंगे। 5 में 5 का जुगाड़ हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ बता देते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ सेज द क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू μ0I। एक नंबर का इंतजाम हो गया। आप इसमें स्टेटमेंट लिखते रहेंगे, लेकिन आप अगर मतलब फॉर्मूला लिखते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, आप जानते हैं इसके बारे में। तो एम्पियर सर्किटल लॉ सेज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एन एनक्लोज्ड लूप इज μ0/I वेयर I इज द करंट पासिंग थ्रू द लूप। अब आप साइक्लोट्रॉन का जो है डायग्राम बना दो। तो साइक्लोट्रॉन में जो है क्या होता है, इस तरीके से जो है एक एक करके बहुत सारे वायर जो है वो वाउंड अप होते हैं किसके ऊपर, एक कोर के ऊपर या फिर जो है किसी भी एरिया के ऊपर। अब यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है इस तरीके से एक लूप ले लेंगे ABCD और इसके बाद में एम्पियर सर्किटल लगाओ तो यहाँ पर हो जाएगा AB और यहाँ पर हो जाएगा B.dl प्लस AB के बाद में BC और यहाँ पे फिर से हो जाएगा B.dl, फिर यहाँ पर हो जाएगा CD, फिर हो जाएगा B.dl और प्लस यहाँ पर हो जाएगा DA और यहाँ पर हो जाएगा फिर से B.dl। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी। पहली चीज़ ये है कि ये जो AB है और ये जो CD है, AB और CD मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है CD और ये वाला जो AB के लिए है, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे 0। ये क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर आपका कोई भी करंट एलिमेंट ना तो इसको क्रॉस कर रहा है और उल्टा ये इसके परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है जब हम BC की बात कर रहे हैं तो BC वाला ये वाला भी आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में इसको कोई भी करंट क्रॉस नहीं कर रहा है। अब आपके पास में बचा ये, तो यहाँ पर मान लो कि इसका जो लेंथ है वो है L, इसका जो लेंथ है वो कितना है L है, ठीक है। और इसमें से जो है टोटल करंट कितना क्रॉस हो रहा है भाई, मल्टीपल वाउंड्स हैं और सब में से I, इसमें से भी I, इसमें से भी I, इसमें से भी I, इसमें से भी I, इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल करंट पासिंग कितना हो जाएगा, टोटल करंट पासिंग हो जाएगा NI और टोटल लेंथ क्या है L है। तो यहाँ हमको क्या पता चला, B
डॉट डी एल इज इक्वल टू एन आई एल, ठीक है। और यहाँ से जो है जब हम लोग म्यू नॉट भी तो है, और यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो भाई बी डी एल का जो है टोटल डी एल हुआ, तो बी की वैल्यू हो जाएगी एन आई म्यू नॉट एन आई एल। और इस तरीके से जो है हमको एम्पियर सर्किटल लॉ से जो है क्या हो गया, एक साइक्लोट्रॉन के आसपास जो है जितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब हमको जो है आगे ये समझना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल हम लोगों ने निकाली है, ये और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करती है। तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमको ये पता चलता है कि जो हमारा जो साइक्लोट्रॉन है इसके बाहर या और आजू बाजू हमको मैग्नेटिक इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इसके अंदर से ही होके गुजर रही होती हैं। दैट इज़ व्हाट वी लर्नड। और यहाँ पर भी आपको फिर से 5 नंबर का इंतज़ाम हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है फिर एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। अब जो है एम्पियर सर्कुटल लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं। क्या बोल रहा है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, पहले वायर का नाम ए, दूसरे वायर का नाम बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं आर, ठीक है। और इसके बाद में देखेंगे पैरेलल टू ईच अदर, करंट इन द सेम डायरेक्शन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स एक्टिंग के लिए जो है हमारे पास में रूल क्या है, पहले यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे P, और इस पॉइंट P के ऊपर जो है यहाँ पर से अगर I1 करंट जा रहा होगा तो इस I1 करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके लिए जो है हम पहले एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब भैया यहाँ पर जो है हमको क्या पता है, B इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो है B इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया भैया, ये जो है कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चल गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड रूल लगाओ, यहाँ से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा जो दूसरा वायर है I2, इसके ऊपर कुछ करंट लगेगा और मतलब फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू आई बी और ये L, तो आई एल बी, ये जो है कुल मिला के जो है फोर्स लगता है। अब ये जो फोर्स है आई एल बी, इसमें जो है हम क्या करेंगे कि अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं, तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा F इज इक्वल टू, अब देखो I1, ये तो I2 है ना, ये तो I2 है, I2, और यहाँ पर जो है B हो जाएगा, B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू, हाँ B की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ प्लग करेंगे, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू I2 और यह हो गया I1 और dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, F पर यूनिट लेंथ, तो ये L तो हम लोगों ने काट लिया है। तो अब जो है हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 2I1 I2 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब यहाँ जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसमें आप देखो कि इसी से जो है हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि यहाँ से हमको डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। तो करंट की वैल्यू इसकी भी 1 और इसकी भी 1 ले लो, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई की वैल्यू हो जाए 10 टू द पावर -7 और इनटू जो है हो जाएगा 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोगों ने 1 मीटर लिया, तो ये हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि दो वायर अगर 1 मीटर के डिस्टेंस में जो है एक दूसरे से दूर हों और उसमें एग्जैक्ट सेम करंट I1 और I2 जो है अगर दोनों सेम करंट हो, तो वो अगर 1 एम्पियर होगा तो इन दोनों वायर के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, वो लगेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ देखना है कि हमको यहाँ पर जो है फोर्स का डायरेक्शन क्या दिखता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये जो फोर्स
मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी जा रही है, अंदर जा रही है। और हम लोग जो है अब क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड का रूल लगाएंगे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट जो है वो ऊपर, तो जो है फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा, और अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो उनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा। इस तरीके से हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ भी देख लिया। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी आपको 5 आउट ऑफ 5 का इंतज़ाम हो जाता है। आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें, अपना डेरिवेशन दोबारा देखें। अगर आपको कोई जो है प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप यू कैन कम बैक टू मी। यहाँ पर जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्या हुआ, यहाँ पर μ0/4 पाई हम लोगों ने लिखना भूल गया। वो जो है हमेशा आता है, हम लोगों ने उसको इग्नोर किया। वो चीज़ें हमको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। लेवल डायग्राम बनाओ और उसके बाद में जो है वो ये दिखाओ कि करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। अभी एक अलग से वीडियो जो है आपको हमारे इस चैनल में है, जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड और नहीं, हम जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रेफ़र करूँगा कि सी द वाइवा वीडियो और प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पर जो है आपको लिंक में जो है उन दोनों का लिंक मिल जाएगा, और आप जो है ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। कब का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा था, मतलब इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन देखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है तो ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत आसान है, और यहाँ पर जो है चीज़ों को समझते चलेंगे। चलिए आइए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए जो है बहुत आसानी से कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो गिवन लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, और गिवन में क्या है, हमको जो है 50 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, आर जी इज़ इक्वल टू 50 ओम। उसके बाद में हमको जो है 0.01 एम्पियर, मतलब आई जी की वैल्यू दिया है 0.01 एम्पियर। फिर हमसे क्या पूछ रहा है कि एमीटर बनाना है 5 एम्पियर का, तो आई एस या फिर आई ए की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5 एम्पियर की। और यहाँ पर जो है इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ किया था, देखो 2016 का क्वेश्चन है ना, फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था आई एस डिवाइडेड बाई आई जी इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई आर एस। हमको रेजिस्टेंस निकालना है, हमको बाकी 3 वैल्यूज़ पता हैं, इसलिए हम इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे आर एस इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी इंटू आर जी और डिवाइडेड बाई आई एस। अब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर देखो आई जी की वैल्यू है 0.01 एम्पियर और आर जी की वैल्यू है 50 ओम, और डिवाइडेड बाई आई एस की वैल्यू है कितनी है, आई एस की वैल्यू है 5 एम्पियर। और यहाँ से जो है अगर हम जो है देखेंगे तो ये 10 गुने में जाता है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस है आर एस इसलिए 0.1 ओम, और इस तरीके से जो है हमारा जो आंसर है वो आ जाता है। अगर आपको सर्किट याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से हमको यहाँ से हमको आई जी करंट मिलता है, और यहीं से स्प्लिट करके हम लोगों ने एक शंट रेजिस्टेंस आर एस लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमको आई एस मिलता है। इस तरीके से इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एमीटर। अब अगली बात है 5 वोल्ट रेंज का जो है वोल्ट मीटर बनाना है, तो इसके लिए जो है हमको नया पेज लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आर एस इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई जी माइनस आर जी। ये फॉर्मूला है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का। V की वैल्यू हमको 5 वोल्ट दिया हुआ है, आई जी की वैल्यू है 0.01 एम्पियर, और यहाँ आर जी की वैल्यू है 50 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वैल्यू डालते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो 0.01 को हम लिख सकते हैं 0.01 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100, और ये 100 जो है डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 500 ओम माइनस 50 ओम इज इक्वल टू 450 ओम। 450 ओम है, 450 ओम, और ये रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा किसका,
शंट रेजिस्टेंस, जिसको लगाने से सीरीज़ में, क्योंकि सर्किट जो है देखो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसी में हम जो है शंट रेजिस्टेंस RS लगा देते हैं और इस पूरे अरेंजमेंट को वोल्टमीटर बोल देते हैं। तो ये जो है हमारा अरेंजमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइक्लोट्रॉन ऑक्सीलेटर इज, तो जो है फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 10 मेगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ को 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज़ भी बोल सकते हैं। उसके बाद में व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड, मतलब बी की वैल्यू हमको निकालनी है और हमको और क्या चीज़ पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्यूबी की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 किलोग्राम। अब हमको फार्मूला, एक सिंपल सा फार्मूला है जो हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा है और वो फार्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ टाइम पीरियड का फार्मूला है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाएगा QB डिवाइडेड बाय 2πm। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, हमको B की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू 2πm डिवाइडेड बाय Q। यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो ये है 10 टू द पावर 6 इंटू 2π की वैल्यू 2 इंटू 3.14 इंटू m की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 और डिवाइडेड बाय में यहाँ पर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अच्छा, अगर हम अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ 1.67 में जो है अगर हम डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो 1 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू आएगी। हम इसको अभी ऐसे ही काट लेते हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिला, देखो 2 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ देखो 6 है इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर है -27 और ये जो है अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर, देखो 6 और 19 ऐड करने से हमको 25 मिलता है तो यहाँ पर -2 मिल जाता है और इस तरीके से 6.28 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसको लिख सकते हैं हम 0.0628। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू थोड़ी से ऊपर जानी चाहिए तो हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा देते हैं। वैसे अगर आप कैलकुलेटर लेके सॉल्व करोगे तो ये 0.065 के आसपास की कोई वैल्यू मिलेगी। तो हम लोगों ने ये साइक्लोट्रॉन के फार्मूला से एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब आज हमको समझने के लिए, सीखने के लिए क्या क्या मिला, हमको ये मिला कि साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट है, सीखिए। उसके जो है 2-3-4 फार्मूला हैं, मैक्सिमम एनर्जी, उसके बाद में वेलोसिटी, रेडियस, फ्रीक्वेंसी और पीरियड, टाइम पीरियड, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए भी मतलब जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। यहाँ पर आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन 5 नंबर के क्वेश्चंस में से जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया और अब जो है हम PYQ में जो है अगले कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, आपका अपना चैनल है, आपका अपना टीचर आपको पढ़ा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि ज़्यादा लोग अगर एक चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे होंगे तो आप आपस में भी डिस्कशन कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए